हेलो एवरीवन। आपने अगर टॉफीज या पेंसिल लेनी हो तो आप कहाँ से लेंगे? कहाँ जाएंगे लेने? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली किसी दुकान पर, और कहाँ? ऐसी चीजों के लिए कोई दुकान पर ही जाता है, कोई माउंट एवरेस्ट पर तो जाता नहीं। क्या ख्याल है आपका? वेल, अगर आपको दुकान में टॉफीज या पेंसिल ना मिलें तो मेरी सलाह मानिए, माउंट एवरेस्ट पर जरूर जाइए, ट्राई कीजिए वहां पे। आप सोचेंगे ये कैसा मजाक है, माउंट एवरेस्ट और टॉफीज या पेंसिल का क्या रिश्ता है? वेल, वो ऐसे कि 29 मई 1953 फ्राइडे के दिन जब एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। तो हिलरी ने वहां टॉप पर यादगार या प्रेयर के तौर पर बर्फ में क्रॉस दबाया था, और तेंजिंग नोरगे ने अपनी बेटी द्वारा उन्हें दी गई स्वीट्स और पेंसिल। उनकी बेटी ने उन्हें कहा था कि जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाएं तो वहां उसकी वो टॉफीज और पेंसिल को दबा दें। वो पेंसिल और टॉफीज आज भी वहीं होंगी। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि तेंजिंग उससे पहले 6 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश कर चुके थे, पर किसी ना किसी वजह से उन्हें बीच में से ही वापस लौटना पड़ा था। ये उनका 7वां अटेम्प्ट था। पिछले ही साल यानी 1952 में स्विस टीम के साथ एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट करते हुए वो एवरेस्ट के टॉप से सिर्फ 800 फीट दूर रह गए थे, जब उन्हें वहां से लौटना पड़ा था क्योंकि उनके ऑक्सीजन सेट्स में कोई दिक्कत थी। और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि एडमंड हिलरी भी इससे पहले 2 बार एवरेस्ट क्लाइम करने की कोशिश कर चुके थे। 29 में 1953 की रोज भी ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में फेल होने की कगार पर थे। कारण, जब ये दोनों साउथ समिट, नाइफ रिज और बालकोनी एरियाज को क्रॉस कर गए, और जब एवरेस्ट टॉप से बस 300 फीट दूर थे, और जब इन्हें लगा कि अब तो पहुंच गए टॉप पर, तो इनके सामने उभरी सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि इससे पहले कोई इंसान वहां गया नहीं था, इसलिए पहले किसी को पता नहीं था उस चुनौती के बारे में। वो वहां पहुंचे तो उनको दिखी, और वो चुनौती थी 12 मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 40 फीट ऊंची, लगभग सीधी खड़ी चट्टान, जिसमें कोई स्टेप या कोई पकड़ने की होल्डिंग की ज्यादा जगह नहीं थी। आप में से जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि अगर जमीन पर नॉर्मल लो हाइट स्मॉल माउंटेन्स पर ऐसी कोई चट्टान आए तो भी एक चुनौती होती है, पर यही चुनौती अगर 28 या 29 हजार फीट की ऊंचाई पर हो, जहां ऑक्सीजन जमीन के मुकाबले में लगभग 50% है, और इंसानी जिस्म एक एक सांस के लिए फाइट कर रहा होता है, और जहां दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हजारों फीट की खाई हो, वहां ऐसी चट्टान को चढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। और वो भी तब जब पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा सामान पाउंड्स के हिसाब से लदा हो। खैर, पहली नजर में तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग को लगा कि दैट्स इट, अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे। पर दोनों बार बार नाकामयाब होकर तंग आ चुके थे। उन पर खुद के अलावा इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत प्रेशर था। दोनों डिटर्मिन्ड थे कि इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तेंजिंग नोरगे ने तो आने से पहले अपने बंगाली फ्रेंड से कह भी दिया था कि इस बार ही विल इधर सबमिट माउंट एवरेस्ट और डाई। वहां कुछ देर रुककर एडमंड हिलरी और तेंजिंग ने सोचना शुरू किया। खास करके एडमंड हिलरी का मानना था कि कोई तो रास्ता होगा उस चट्टान को चढ़ने का, कोई तरकीब तो होगी। फिर जैसा कहते भी हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, या वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एडमंड हिलरी को उस चट्टान में एक लंबी दरार दिखी, संकरी बट ऊपर से नीचे तक थ्रू, जिसमें बर्फ जमी थी और जिसमें इंसान के मुश्किल से खड़े होने की जगह थी। एडमंड हिलरी ने वहां एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने तेंजिंग को वही खड़ा रहने के लिए कहा, और उन्होंने तेंजिंग के कहा कि अपने आसपास रस्सी लपेट लो, उस रस्सी को जो एडमंड हिलरी से भी बंधी थी। और वो इसलिए कि अगर एडमंड हिलरी ऊपर से गिरें तो दोनों तरफ खाई में गिरने से बच जाएं, क्योंकि वो रस्सी तेंजिंग से बंधी होगी और तेंजिंग उनको गिरने से रोक पाएंगे। और आप उनकी टेक्निक देखिए, एडमंड उस दरार में घुसे। उन्होंने कीलों वाले स्पाइक्ड क्रैम्पॉन बूट्स पहने हुए थे। अपने पीठ के पीछे की दीवार पर जो सख्त बर्फ जमी थी, उसमें अपने पैर उल्टा जोर से मार के गड़ा दिए। उसके बाद सामने की दीवार जो बिल्कुल पास थी, उसमें अपने घुटने फंसा दिए। अपने बाजुओं, कंधों और घुटनों के जोर पे
धीरे धीरे उन्होंने ऊपर सरकना शुरू किया उस दरार के ऊपर। उन्हें डर भी था उस दरार में, जिसको माउंटेनियरिंग की भाषा में चिमनी भी कहा जाता है, जो सख्त बर्फ जमी थी, जिसमें अपने कीलों वाले बूट्स को गड़ा गड़ा कर एडमंड ऊपर बढ़ रहे थे, खिसक रहे थे। अगर वो बर्फ टूट गई तो वो सीधा फिसल कर नीचे गिरेंगे और खाई में गिर सकते हैं। खैर, उनकी खुशनसीबी कि ऐसा नहीं हुआ। आखिर में वो उस दरार के रास्ते चट्टान के ऊपर पहुंच गए और फिर उनकी फेंकी रस्सी के सहारे तेंजिंग भी धीरे धीरे उसी चिमनी में से ऊपर चट्टान पर पहुंच गए। दोनों ऊपर पहुंचकर बुरी तरह थक गए थे। वहां पर थक के गिर गए कुछ समय के लिए, पर उसके बाद तो ऐसा था जैसे बस हल्की चढ़ाई वाली सैर करनी थी एवरेस्ट की चोटी तक। करीबन 20 मिनट का रास्ता था वहां से। एवरेस्ट टॉप बस सामने कुछ दूरी पर था। उस चट्टान को चढ़ने की कामयाबी, उस एफर्ट को सैल्यूट और रिकॉग्नाइज करने के लिए बाद में उस चट्टान का नाम एडमंड हिलरी के नाम पर डाल दिया गया, द हिलरी स्टेप। इस स्टोरी को आपसे शेयर करने का मेरा क्या मकसद है? वो ये कि हम सब की लाइफ में अक्सर रास्ते में या कामयाबी या जीत से ठीक पहले कोई ऐसी ही चट्टान अक्सर हमारे ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड, इम्पॉसिबल, जिसका पार पाना हमें लगभग इम्पॉसिबल लगता है। कई बार अच्छी खासी चलती लाइफ में होता है, जब हम सोचते हैं कि अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई। ऐसा कई बार लगेगा कि ये नई डिफिकल्टी हमसे सॉल्व नहीं होगी। समझ लीजिए वो आपका हिलरी स्टेप है, आपकी लाइफ की माउंट एवरेस्ट का। ऐसे में घबराइए मत, भले ही रुक जाइए और सोचिए, कोई रास्ता ढूंढिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमेशा होता है। मुश्किलों में हमेशा कोई दरार होती है, जिसे सिर्फ ढूंढने की, पहचानने की जरूरत होती है। वहां हौसला भी चाहिए, रिस्क भी होगा, पर अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो एक उम्मीद की दरार भी काफी है आपको कामयाबी तक का रास्ता देने के लिए। लाइफ के हर हिलरी स्टेप के ऊपर के उस तरफ आपकी माउंट एवरेस्ट का शिखर है। हिलरी स्टेप एक मेटाफर, एक प्रतीक बन गया है इम्तिहान का, आपके डिटर्मिनेशन, आपके रिजॉल्व का। एक ऐसा अनचाहा, अनदेखा, अनसुना यक्ष प्रश्न, चैलेंज, सेटबैक, जिसके माथे पर लिखा हो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शानदार कामयाबी या रिवार्ड चाहिए तो मुझे सॉल्व करो, मुझे पार करके दिखाओ। किस्मत और नियति आपके सामने हिलरी स्टेप आपको मारने के लिए नहीं, अमर करने के लिए लाती है। आपकी जीत को, अचीवमेंट को 4 चांद लगाने के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ योर ड्रीम्स आर बिगर देन योर फियर, यानी आपके सपने अगर आपके डर से बड़े हैं, इफ योर करेज इज ग्रेटर देन योर सर्कमस्टांसेस, आपके हौसले आपके हालातों से बड़े हैं, आपकी टीचेबिलिटी आपकी ईगो से बड़ी है, आपकी सेल्फ एस्टीम दूसरों की ओपिनियन से बड़ी है, आपकी फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर भारी है, आपका डिटर्मिनेशन हर्डल से ज्यादा मजबूत है, आपकी इंस्पायरेशन आपकी डिमोरलाइजेशन से बड़ी है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।